लास्ट क्लास में हमने देखा था कि हमने तापमान को कैसे मापते हैं, ताप क्या होता है। और मैं एक बार फिर से शॉर्ट में आपको बता देता हूँ कि ताप को हमने देखा था कि ताप एक तरह से किसी भी अणु की, किसी बॉडी के अंदर, किसी वस्तु के अंदर किसी अणु की ऊर्जा का मापदंड है कि अणुओं की आंतरिक ऊर्जा कितनी है, प्रत्येक अणु की आंतरिक ऊर्जा बॉडी के अंदर कितनी ज्यादा है। और वो आंतरिक ऊर्जा किसके कारण है? उसके अंदर उसके कंपनों के कारण, उसके अंदर उसकी जो है वाइब्रेशन के कारण, उसकी जितनी ज्यादा उसके कंपन होंगे उतनी ज्यादा उसकी ऊर्जा होगी। तो वो जो आंतरिक ऊर्जा है उसकी, वही उसका ताप का मापदंड था। अब जितने ज्यादा उसके कम ऊर्जा होगी अंदर, उतना मतलब उसका तापमान उतना ज्यादा होगा। जितनी कम ऊर्जा होगी उतना कम तापमान होगा। इसका मतलब ये हुआ कि तापमान का रिलेशन तो ऊर्जा से है ही। फिर ऊष्मा का क्या मतलब हुआ? तो ऊष्मा जो डिफाइन करते हैं हम, क्योंकि हम यहाँ पर हमने ताप के बारे में जाना, अब हम ऊष्मा के बारे में डिटेल में जानेंगे, जिसको हम बोल रहे हैं कैलोरीमीट्री। कैलोरीमीट्री का मतलब ऊष्मामिति, कैलोरीमीट्री या फिर ऊष्मामिति। ऊष्मामिति के बारे में जानना है तो ऊष्मामिति का मतलब ऊष्मा का मापना, ऊष्मा की कैलकुलेशन करना, ऊष्मा कितनी है कितनी नहीं है। लेकिन फिर ऊष्मा होती क्या है? तो ऊष्मा का सीधा सीधा सा मतलब क्या है वो ध्यान से समझेंगे कि जब हमने बोला था कि भाई किसी भी बॉडी के अंदर अगर ताप है, ऊर्जा उसमें ताप है, तो उसके जो है कंपनों का आयाम होगा, पार्टिकलों का, कणों का ऊर्जा जो होगी, जितनी ज्यादा ऊर्जा दी जाएगी उसका मतलब उतनी ज्यादा उसके कंपनों का आयाम होगा, उसकी उतनी ज्यादा आंतरिक ऊर्जा होगी। अब ये आंतरिक ऊर्जा जो आएगी, ये आंतरिक ऊर्जा मान लीजिएगा इसके छोटे छोटे वाइब्रेशन हैं, छोटे छोटे से कंपन है। छोटे कंपन है तो मतलब इसके कणों की ऊर्जा कम है, यानी कि इसका टेम्परेचर कम है, इसका टेम्परेचर ज़्यादा है। और जब इनको आपस में जोड़ दिया जाता है, जब जोड़ दिया जाता है तो क्या होता है? जब इनको आपस में जोड़ दिया जाता है तो क्या होता है कि ये वाला कण इससे टकराएगा, ये वाला इससे टकराएगा, तो इसकी अपनी ऊर्जा को इससे ट्रांसफर करेगा। तो ताप अलग अलग है। जैसे मान लो TA TB, ए और बी का मान लिया, तो TA ग्रेटर देन TB। तो ताप अलग अलग होने का मतलब इनकी आंतरिक ऊर्जा अलग अलग है। तो ताप अंतर के कारण ये आंतरिक ऊर्जाएं प्रवाह होने लगती है। तो ताप अंतर के कारण आंतरिक ऊर्जा का प्रवाह होना ही ऊष्मा कहलाता है, जो कि हाई टेम्परेचर, उच्च ताप से निम्न ताप की तरफ प्रवाहित होती है। तो यानी कि हम उसकी अगर परिभाषा देखें, ऊष्मा की परिभाषा की बात करें, तो ऊष्मा की परिभाषा का मतलब क्या है कि तापांतर के कारण, तापांतर के कारण तापांतर के कारण आंतरिक ऊर्जा का, आंतरिक ऊर्जा का उच्च ताप वाली वस्तु से निम्न ताप वाली वस्तु की तरफ, निम्न ताप वाली वस्तु की ओर प्रवाहित होना, और प्रवाह ही ऊष्मा कहलाता है, ही ऊष्मा कहलाता है। यानी कि अगर बहुत ध्यान से देखें तो ऊष्मा कुछ नहीं है, एक तरह से ऊर्जा का ही एक रूप है। आप ये कह सकते हैं ऊष्मा ऊर्जा का ही एक रूप है। ऊष्मा ऊर्जा का ही एक रूप है। बस बहती ही ऊर्जा, ताप अंतर के कारण फ्लो होती हुई ऊर्जा को ही ऊष्मा बोला जाएगा। फिर बार बार कह रहा हूं, ध्यान से सुने कि ऊर्जा जब फ्लो होगी ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, ताप अंतर के कारण जब ऊष्मा प्रवाहित होगी बेटा, तभी इसको हम ऊष्मा बोलेंगे। तो इसीलिए आंतरिक ऊर्जा का प्रवाह होना अनिवार्य है ऊष्मा के लिए। इसकी यूनिट जूल भी कह सकते हो, एक यूनिट होती है कैलोरी, जूल होती है एसआई सिस्टम में, और स्केलर क्वांटिटी है चूंकि ऊर्जा का ही रूप है। अगर हम बात करते हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल समझें इसको, मैं आपसे एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूं कि अगर बात करें इसकी यूनिट
कैलोरी की बात करते हैं। एक्चुअल में जब तक हमें ये नहीं पता था कि ये ऊष्मा और ऊर्जा एक ही चीज के एक ही रूप है, तब तक हमने इसको एक नई क्वांटिटी माना, दैट इज ऊष्मा, जिसे हमने ऊष्मा के रूप में पढ़ना शुरू किया। लेकिन हमें पता ही नहीं था कि ऊष्मा कुछ अलग है, तो हमने यूनिट भी अलग दे दी, हमने इसको जूल भी नहीं दिया। तो जब पता लगा बाद में कि यार ऊष्मा और ऊर्जा तो एक दूसरे के ही रूप प्रारूप है, तब हमने इसको यूनिट जूल दी। तो जब हमें पहले पता ही नहीं था कि क्या होता है, लेकिन हमने पहले टेम्परेचर को डिफाइन कर चुके थे कि भाई ताप ये होता है, तो हमने क्या डेफिनेशन दी, एक कैलोरी को कैसे पता लगा कि एक कैलोरी क्या होती है, एक कैलोरी क्या होती है, इसकी डेफिनेशन को हमने कैसे निकालना है। तो इसकी डेफिनेशन स्टैंडर्ड बनाई गई कि भाई 1 ग्राम वस्तु ली कोई भी, उसका ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की या जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी, जितनी ऊर्जा की, अब ऊर्जा को ऊष्मा बोल सकते हैं हम यहाँ पर, जितनी ऊष्मा की या ऊर्जा की आवश्यकता होगी उसी को हम क्या बोलेंगे, 1 कैलोरी। किसी वस्तु का ताप, किसी वस्तु के 1 ग्राम का ताप, 1 ग्राम का ताप 1 डिग्री सेल्सियस। रियलिटी में इस 1 डिग्री सेल्सियस को भी स्टैंडर्ड माना गया थोड़ा, ये आपको याद रखना है, दैट इज 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री सेल्सियस आप एक कह सकते हो, लेकिन स्टैंडर्ड है, ऐसे माना जाएगा इसको। तो 14.5 से 15.5 तक जितनी ऊष्मा ली जाती है उसको 1 कैलोरी नाम दिया, यानी कि 1 ग्राम का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ताप बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊर्जा या आवश्यक ऊष्मा के लिए आवश्यक ऊष्मा को 1 कैलोरी ऊष्मा कहते हैं, 1 कैलोरी ऊष्मा कहते हैं। तो 1 कैलोरी का मतलब 1 ग्राम का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी। लेकिन बाद में पता लगा कि यार ये 1 कैलोरी तो है, इसका कुछ ना कुछ लिंक तो ऊर्जा से ही है। जब ऊर्जा से ही है तो कैसे देखा गया, एक्चुअल में मैकेनिकली तरीका देखा गया कि मान लीजिएगा आपके पास ये है, यहाँ पर ये आपने एक ब्लॉक लिया और आपने इसमें यहाँ पर कोई चीज लगा दी, इसके साथ कुछ पेंडल लगा दिए, यहाँ पर कुछ पेंडल लगा दिए, ये पेंडल एक बर्तन में रख दिए। तो जैसे ये नीचे आएगा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, नीचे आएगा तो इसकी स्थितिज ऊर्जा में कमी आएगी। तो वो ऊर्जा गई कहाँ, तो ये घूमने लगते हैं, बेसिकली यहाँ पर ये पेंडल घूमने लगते हैं, ऊपर भी आता है। तो देखा ये गया कि जब ये जितनी ऊर्जा इसकी नीचे आई वो हमने mgh की हेल्प से निकाल ली, और जब ये घूमा तो यहाँ पर एक थर्मोमीटर लगा दिया, एक तापमापी लगा दिया, तापमापी लगाया। तो तापमापी लगा देने से देखा कि इसके 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ा, तो जो ऊर्जा ली इसने वो ली कितनी, 4.2 जूल। और मान लीजिएगा 1 ग्राम था, ये मान लीजिएगा 1 ग्राम था, तो 1 ग्राम का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में इसने 4.2 जूल ऊर्जा इसको दे दी, पानी को, उससे 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा। इसका मतलब ऊर्जा से भी 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ सकता है। तो इसका मतलब ये होगा कि कैलोरी में और ऊर्जा में रिलेशन आ गया। तो ये मैकेनिकल मेथड है, इसी को हम बोलते हैं मैकेनिकल इक्विवेलेंट। तो हम इसको बोलते हैं J बराबर 4.2, J की वैल्यू 4.2 है, जिसे हम बोल सकते हैं 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल, जिससे कैलोरी में और ऊर्जा में एक रिलेशन आया, जिससे हमने बाद में बोला कि हाँ भाई ऊर्जा का ही एक रूप है ऊष्मा। इसीलिए अब हम इसको ऊर्जा की यूनिट के हिसाब से ही डील करेंगे, ऊर्जा की तरीके से ही ऊष्मा को सोच करके चलेंगे, लेकिन उसको कन्वर्ट करने का तरीका हमें मिल गया। एग्जैक्टली तो ये होता है एक्चुअल में 4.18 जूल। और अगर Q की बात करें तो Q बराबर अगर हम बात करें W बराबर J इंटू Q, तो Q यहाँ पर आ जाएगा ये, तो 1 कैलोरी बराबर इतने, और जितने भी कैलोरी होंगे उसमें J से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जूल में इसकी यूनिट आ जाएगी। ठीक है, तो यानी कि 4.2 जूल बराबर 1 कैलोरी है। तो जब 1 कैलोरी रखेंगे तो J की वैल्यू कितनी, 4.2 जूल। 2 कैलोरी रखेंगे तो 4.2 इंटू 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इतनी जूल, तो यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको बोलते हैं इसका यांत्रिक तुल्यांक, जिस J को, J की वैल्यू तो वही है स्टैंडर्ड 4.2, जिसे हम क्या बोलते हैं यांत्रिक
तुल्यांक। इसका सीधा सा मतलब ये है कि भाई आपने 1 कैलोरी 4.2 जूल के लिए है, तो 4.2 जूल यहाँ रखी, 1 कैलोरी यहाँ रखी, तो 4.2 जूल, और ये 4.2 यहाँ रखा, 1 कैलोरी यहाँ रखी, तो 4.2 इंटू 1 कैलोरी से मल्टीप्लाई किया तो 4.2 जूल आ गई। 2 है कर तो 2 इंटू 4.2 2 जूल आ गई, 2 से मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 8.4। ऐसी 3 कैलोरी को कन्वर्ट करना तो 4.2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि यांत्रिक तुल्यांक वो फैक्टर है जो कि ऊष्मा को ऊर्जा में कन्वर्ट कर सकता है, बदल सकता है। सीधे 4.2 से मल्टीप्लाई करो। बस ये फैक्टर जिस तरीके से हम याद रखते हैं कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो कन्वर्ट कर सकते हैं मीटर को सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर को मीटर में। वैसे ही हमारे पास ये एक टूल आ गया है जिससे कि आप ऊष्मा को ऊर्जा में, ऊर्जा को ऊष्मा में, या कैलोरी को जूल में और जूल को कैलोरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ऊर्जा का ही एक रूप हमारे पास ऊष्मा है। और उसका प्रैक्टिकल मेथड क्या है कि कैसे पता लगा कि यार एक ही है, तो उसके लिए बहुत सारे तरीके हैं। उनमें से जो सबसे अच्छा आसान तरीका है वो हमने बताया कि भाई जैसे इसमें मैकेनिकल एनर्जी में जो कमी आई, उसने उसकी पोटेंशियल, उसकी ताप को बढ़ा दिया, यानी कि ताप को बढ़ाने के लिए कौन था? ऊष्मा थी। और ऊष्मा का ही मतलब क्या हुआ? ऊष्मा का ही मतलब क्या? ऊर्जा है। तो ऊर्जा में और ऊष्मा में लिंक जो रिलेशन आया वो ये आ गया। क्या ये बात समझ में आ गई? तो यहाँ से हमारे पास एक तो इसकी डेफिनेशन याद रखनी है कि भाई यहाँ पर इसकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन 1 कैलोरी की ये है कि 1 ग्राम का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा को या ऊर्जा को ही 1 कैलोरी ऊष्मा कहते हैं। और दूसरी बात ये कि ऊष्मा की परिभाषा क्या बनी कि जब जब ताप के अंतर के कारण अंदर की ऊर्जा, आंतरिक ऊर्जा प्रवाह होने लगेगी, तभी हम उसको ऊष्मा बोलेंगे। अगर ताप अंतर नहीं है, ऊर्जा फ्लो नहीं हो रही है, तो तब हम उसको ऊष्मा नहीं बोलेंगे। यानी कि अगर मैं आपसे बोलूं कि मैं आपको कुछ स्टेटमेंट दे देता हूं, आपको क्वेश्चन के फॉर्म में, आपको स्टेटमेंट से समझेंगे। जैसे मान लो मैंने आपको दिया, अगर मैं आपसे बात करता हूं, ये सब बिठा देते हैं, क्योंकि हमें ऊष्मा की कैलकुलेशन करनी है। तो ऊष्मा की कैलकुलेशन करने के लिए हमारे पास ऊष्मा को अच्छे से फील करने की जरूरत है। तो हमारे पास ऊष्मा को लिए एक मान लीजिए एक टेम्परेचर पर 50 पर है कोई भी वस्तु, एक टेम्परेचर पर है हमारे पास 20 पर, ये ए है, ये बी है। तो अगर मैं बोलूं कि किसकी आंतरिक ऊर्जा ज्यादा है, मैं कुछ स्टेटमेंट लिख रहा हूं। पहला स्टेटमेंट, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, ट्रू और फॉल्स बताने हैं आपको। मान लो मैंने बोला कि जो वस्तु ए है, वस्तु ए में बी से ज्यादा ऊष्मा है। दूसरा लिखता हूं, वस्तु ए में बी से ज्यादा आंतरिक ऊर्जा है। तीसरा पॉइंट लिखता हूं कि यदि ए व बी को जोड़ दिया जाए, यदि ए व बी को जोड़ दिया जाए तो ऊष्मा ए से बी की तरफ प्रवाहित होगी, ए से बी की तरफ प्रवाहित होगी। दूसरा, यदि ए व बी को जोड़ दिया जाए तो ए की आंतरिक ऊर्जा घटेगी तथा बी की आंतरिक ऊर्जा बढ़ेगी। आपको बताना है सही क्या है, गलत क्या है। क्या वस्तु ए में बी से ज्यादा ऊष्मा है? सही है गलत? सही है या गलत? ताप ज्यादा, तो मतलब इसके अंदर के कणों के आयाम, कंपन ज्यादा, इसका मतलब इसके अंदर के कणों की आंतरिक ऊर्जा ज्यादा। लेकिन क्या वो ऊर्जा फ्लो हो रही है? नहीं। क्या वो ऊर्जा ए से बी में फ्लो हो रही है? नहीं। जब वो फ्लो ही नहीं हो रही तो हम ये नहीं बोलेंगे कि ऊष्मा की बात करनी ही बेकार है। यानी कि अब ऊष्मा इसमें जब इसका ज्वाइन ही नहीं हो रहा, हाई टेम्परेचर डिफरेंस ही नहीं है हाई से लो की तरफ, तो इसका मतलब इसमें इस
ऊष्मा की बात करना समझदारी नहीं है, क्योंकि जब तक ऊर्जा फ्लो नहीं होगी तब तक ऊष्मा नहीं कह सकते। तो हम कह सकते हैं कि ये आपके पास फॉल्स है, गलत है, ये गलत है। प्यारे बच्चों, बहुत बहुत शुक्रिया दिल से आप सभी लोगों का, जो आप लोगों का इतना प्यार मिला, आप लोगों के इतने व्यूज़, इतने सारे लाइक्स, इतने सारे कमेंट्स मिले। मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, प्लीज़ वहाँ जा कर के अपना एनरोलमेंट ज़रूर सुनिश्चित करें। और प्यारे बच्चों, इसके अलावा यदि आप डाउट्स का बेनिफिट उठाना चाहते हैं, आप स्टडी मटेरियल का बेनिफिट उठाना चाहते हैं, तो मोशन के प्रीमियम कोर्स को ज्वाइन करें। ये कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। हाँ, ये कह सकते हैं कि ए में बी से ज्यादा आंतरिक ऊर्जा है, ए में बी से ज्यादा, क्योंकि ताप ज्यादा तो अंदर के पार कणों की ऊर्जा ज्यादा है। यस, ये सही है, ए के कणों की आंतरिक ऊर्जा ज्यादा है। अब अगर ए को बी से जोड़ दिया जाए, जोड़ दिया, ए और बी को जोड़ दिया जाए, किसी चालक से ही जोड़ दिया ताकि ऊष्मा ऊर्जा फ्लो हो सके, ए में बी को जोड़ दिया जाए तो ऊष्मा ए से बी की तरफ प्रवाहित होगी। यस, उच्च ताप से निम्न ताप की तरफ ही ऊष्मा प्रवाहित होती है, यानी कि ये बात सही है। और ऊष्मा प्रवाहित होगी, चाहे तो यहाँ ऊष्मा कह दे, चाहे यहाँ पर ऊर्जा कह दे, क्योंकि ऊर्जा का फ्लो ही ऊष्मा कहलाता है, प्रवाहित होगी। यस, ये सही है। अब जब इसमें से इसमें ऊर्जा प्रवाहित होगी तो इसका मतलब स्किन के कणों के आयामों को ऊर्जा कम रह जाएगी, यानी कि ऊर्जा बढ़ जाएगी, यानी कि इसके कंपनों का आयाम कम हो जाएंगे, इसकी ऊष्मा, इसकी ऊर्जा कम हो जाएगी। यस, यानी कि इसका मतलब ए की आंतरिक ऊर्जा घटेगी तथा बी की आंतरिक ऊर्जा बढ़ेगी, यानी कि यह वाला भी क्या हुआ, सही है। तो कहने का मतलब ये हुआ, कहने का मतलब पॉइंट ये हुआ कि अपने पास जो भी ऊर्जा की बात की जाती है, अगर मैं बोलूं कि भाई किसी वस्तु में अगर मैं बोलूं किसी वस्तु में ऊष्मा है, तो ये गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि ऊर्जा का प्रवाह होना जरूरी है। अगर ऊर्जा का प्रवाह ही नहीं होगा तो इसका मतलब ऊष्मा की बात कर ही नहीं सकते। ठीक है, अगर मैं बोलूं किसी वस्तु के अंदर ऊष्मा स्टोर है, वो भी गलत है, क्योंकि वो ऊर्जा प्रवाह होने वाली को ही ऊष्मा बोलेंगे। हाँ, बोलूं कि आंतरिक ऊर्जा स्टोर है, किसी वस्तु में आंतरिक ऊर्जा स्टोर है, यस, आंतरिक ऊर्जा तो हो सकती है ताप के कारण, लेकिन जब वो आंतरिक ऊर्जा प्रवाही नहीं हो रही तो ऊष्मा की बात तो करना समझदारी नहीं है। तो इसलिए ऊष्मा में, ऊर्जा में अंतर समझ में आना चाहिए। ताप अंतर के कारण ऊष्मा का प्रवाह होना ही, ऊर्जा का प्रवाह होना ही ऊष्मा कहलाता है। मेरे ख्याल से आपको ऊष्मा के बारे में इतनी जानकारी आ गई होगी। अब हमें बात करनी है कि इस ऊष्मा से या इस ऊर्जा से होता क्या है, ये ऊर्जा हमारे पास कैसे कैलकुलेट की जाती है, और इसको कैलकुलेशन करने के लिए क्या क्या डेफिनेशन है, क्या क्या इसके फॉर्मूले हैं। तो पहले तो मैं थोड़ी सी और इसकी थ्योरी में आपको समझा दूं, ऊष्मा के कारण ही। अगर हम बात करते हैं, कैलकुलेशन तो करेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे, सब कुछ बहुत सारे, लेकिन अगर हम बात करें कि चलो जी, अगर हम बात करते हैं कि क्या होता है, अगर हम बात करते हैं कि जब किसी वस्तु को ऊष्मा देते हैं तो क्या होता है, तो आपका आंसर है कि वो जो ऊष्मा दी जाती है, तो जो ऊष्मा दी जाती है दो हिस्सों में जाती है। एक तो पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा में, और एक काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा में। थोड़ी सी डिटेलिंग जाते हैं, थोड़ा डिटेल में समझते हैं इसको। गतिज ऊर्जा में किसी भी वस्तु में, और स्थितिज ऊर्जा का मतलब उनके कणों की दूरी बढ़ाने में। और ये कणों की दूरी बढ़ाने का मतलब ये हुआ कि एक तरह से उसकी स्टेट चेंज करने में, उसको सॉलिड से उसको जो है उसका ताप में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी कि ताप में परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन उसकी अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा, अवस्था में परिवर्तन होगा। और इसमें क्या होगा, गतिज ऊर्जा में जाएगी तो कणों की
कणों के कंपनों को बढ़ाने में, कंपनों को बढ़ाने में, कंपनों को बढ़ाने में खर्च होती है। तो इस केस में और कंपनों का बढ़ेगा, ऊर्जा बढ़ेगी, तो इसका मतलब ताप बढ़ेगा, यानी कि सीधे सीधा मतलब ताप से होता है काइनेटिक एनर्जी का, तो ताप में परिवर्तन होगा। लेकिन ताप में परिवर्तन होगा तो उसकी अवस्था में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन नहीं होगा, उसके अवस्था में परिवर्तन नहीं होगा। यानी कि कहाँ कहाँ जा रही है वो ऊर्जा। जैसे अगर हम बात करते हैं, जब हम किसी चीज को ऊष्मा देते हैं तो दो हिस्सों में हमारी चली गई, एक स्थितिज ऊर्जा में। जैसे अगर हम सॉलिड की बात करें, सॉलिड की बात करें, ठोस की, तो ठोस में जो होते हैं बहुत पास पास होते हैं कण, तो इनकी गतिज ऊर्जा जो होती है कम होती, इनकी पोटेंशियल एनर्जी बहुत ही कम होती है। सॉलिड के बाद लिक्विड की बात करें तो इनकी गतिज पोटेंशियल एनर्जी इससे ज़्यादा होगी, और इनके वाली पोटेंशियल एनर्जी गैस के थोड़े से और ज़्यादा होती है। तो बेसिकली क्या होता है कि सेपरेशन को बढ़ाने में, अगर दो कणों के बीच की दूरी बढ़ा रहे हैं तो उस समय पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर होती है वो एनर्जी, और अगर उनके कणों के आयाम में चेंज होती है तो उस समय उनकी गतिज ऊर्जा में चेंज होती है, गतिज ऊर्जा में स्टोर होती है वो। तो उस समय ताप बढ़ता है और इसमें ताप में कोई चेंज नहीं आता। तो इसको हम थोड़ा सा और अच्छे से समझें, अगर कि मान लो जैसे अगर आपके पास कोई भी आइस है, मान लो आइस है आपके पास, अगर हम थोड़ा समझें इसको कि आइस है -डिग्री टेम्परेचर पर, -डिग्री टेम्परेचर पर, तो आइस को जब हमने उष्मा दी तो -T का टेम्परेचर से 0 डिग्री के आइस में कन्वर्ट हो गया, ताप बदला। तो ताप बदला तो वो ऊर्जा कहाँ गई, काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाने में, किसकी, कणों की। तो बर्फ पिघला नहीं अभी, क्योंकि बर्फ अभी भी 0 डिग्री के बर्फ में है, तो 0 डिग्री के बर्फ में ही है, माइनस टेम्परेचर से मान लो -20 ले लो, चलो -20 से 0 तक गया तो उसके काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ गई कणों की, क्योंकि अंदर का ताप बदल रहा है। ताप का सीधा सीधा सा लिंक किससे है, ताप का सीधा सीधा सा लिंक है आपका कणों की गतिज ऊर्जा से, तो गतिज ऊर्जा बढ़ रही, ठीक है। लेकिन जो जितनी शेप में था वो बर्फ, वो भी उतनी शेप में है, उसके कणों के बीच की दूरी नहीं बढ़ रही, यानी कि पिघल नहीं रहा, तो उसका मतलब उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या है, वो कांस्टेंट है। पोटेंशियल एनर्जी मतलब स्थितिज ऊर्जा कांस्टेंट है। अच्छा जी, अब हमने ऊष्मा होड़ दी और ऊष्मा दी तो क्या हुआ, ऊष्मा और दी तो अब क्या होगा, बदलने लगा तो बदलते बदलते 0 डिग्री सेल्सियस के वाटर में कन्वर्ट हो गया, 0 डिग्री सेल्सियस के वाटर में कन्वर्ट हो गया, पानी में कन्वर्ट हो गया। यानी कि अब इसमें जो बर्फ था वो फैल गया तो मतलब उनके कणों के बीच की दूरी बढ़ गई। तो अब लेकिन ताप में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, ताप में परिवर्तन तो तभी होता है जब गतिज ऊर्जा बढ़ जाए कणों की। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, यहाँ पर कांस्टेंट होगी, और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, उसकी बढ़ गई। अब मान लो और हीट दी, 100 डिग्री सेल्सियस तक उबल गया, ये बॉईल होने लगा, तो बॉईल होने लगा, ये 100 डिग्री सेल्सियस का वाटर हो गया। तो अब ताप में तो परिवर्तन हुआ, ऊर्जा कहाँ गई, काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाने में, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आया। ये क्या होगी, कांस्टेंट, क्योंकि वो स्टेट सेम है, मैंने बोला अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होगा, अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर मैंने और हीट दी, उसको उबाल दिया 100 डिग्री सेल्सियस की, स्टीम में कन्वर्ट होगी, स्टीम मतलब भाप में कन्वर्ट हो गई, भाप में कन्वर्ट हो गई तो कण दूर दूर चले गए, पानी के कण तो हवा में उड़ गए, हवा में आ गए, उड़ने लगे, तो उसका मतलब दूर बढ़ गए, पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो गई, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं, क्योंकि ताप में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी में कोई परिवर्तन नहीं, काइनेटिक एनर्जी क्या हुई, कांस्टेंट, और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, बढ़ गई। अगर मैं और बोलूं और ऊष्मा दे देता हूं और 125 डिग्री सेल्सियस की भाप में आ गई है, तो इसका मतलब अब क्या हुआ, ताप बदला तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ने लगी और पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट हो गई, क्योंकि अब वो उसकी स्टेट तो वही है, अवस्था में परिवर्तन नहीं हो रहा। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा, उसी को ध्यान समझे, जो वहां पर हो रहा है वही यहाँ पर हो रहा है। इसी चीज के अकॉर्डिंग हमारी जो ऊष्मा होती है किसी चीज के अंदर, वो इस तरीके से चलती है। और बर्फ का और पानी का और भाप का एग्जाम्पल इसलिए ले लिया क्योंकि हम ऊष्मा मिति को इन्हीं एग्जाम्पलों की हेल्प से सीखेंगे, सारे न्यूमेरिकल इन्हीं से सीखेंगे, लेकिन एक थ्योरेटिकली हमें क्लियर होना चाहिए कि भाई ऊष्मा का होता क्या है। जब हम ताप ऊर्जा देते हैं किसी चीज को तो वो कहाँ कहाँ खर्च होती है। कोई भी सॉलिड होगा वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा, वो वगैरह भी होगा, वो अपना कन्वर्ट होकर के गैस में कन्वर्ट हो सकता है, वाष्पित हो सकता है। तो उसके इस तरीके से ऊर्जा का
उसमें रूपांतरण होता है। चलिए, अब हमारे दिमाग में सवाल आता है कि ठीक है भाई ये सब तो होता है, लेकिन इनको निकाला कैसे, कैलकुलेशन कैसे की जाएगी भाई, ये अपनी यहाँ पर भी ऊर्जा बदल रही है, यहाँ पर भी ऊर्जा में चेंज आ रहा कहीं कहीं, तो किस तरीके से इस ऊर्जा को कैलकुलेट किया जाए, किस तरीके से इस ऊर्जा की कैलकुलेशन को किया जाए। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास अब इसके कुछ तरीके हैं, वो हम सीखते हैं, क्या क्या फॉर्मूले हैं उससे निकालते हैं इस वैल्यू को। हाँ जी चलो जी, अब पढ़ते हैं विशिष्ट ऊष्मा। विशिष्ट ऊष्मा या विशिष्ट ऊष्मा धारिता, जिसे हम एस से भी डिनोट कर सकते हैं, सी से भी डिनोट कर सकते हैं, और इंग्लिश में बोलते हैं स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो स्पेसिफिक हीट और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी या एस क्या होती है वो समझना है बहुत अच्छे से। होता क्या एक्चुअल में, हमने क्या करा, हमने बहुत ही एक कंटेनर लिया, एक उसमें कुछ लिक्विड लिया, उसको गर्म करना शुरू कर दिया। तो एक्सपेरिमेंटली मतलब एक्सपेरिमेंट का अकॉर्डिंग हमने जब देखा और प्रयोगों के आधार पर सोचा, एक्सपेरिमेंटली ये देखा कि जो ऊष्मा है, ऊष्मा को हम डिनोट करेंगे कैपिटल क्यू से, कि जितना इसका द्रव्यमान है, क्या जितना ज़्यादा होगा क्या उसको उतनी ज़्यादा ऊष्मा देनी पड़ेगी? भाई जितना ज़्यादा द्रव्यमान होगा क्या ऊष्मा उतनी ज़्यादा देनी पड़ेगी। इसका इनिशियल टेम्परेचर T1 है और फाइनल टेम्परेचर T2 है, ठीक है, इनिशियल टेम्परेचर T1 मान लो। तो टेम्परेचर अगर जितना ज़्यादा बढ़ाना उतनी ज़्यादा ऊष्मा देनी पड़ेगी। तो ये देखा गया कि ऊष्मा दैट इज क्यू को डिनोट करेंगे ऊष्मा से, ये समानुपाती होती है m के और समानुपाती होती है डेल्टा T के। डेल्टा T क्या हुआ? डेल्टा T का मतलब T फाइनल माइनस T इनिशियल या T2 माइनस T1, ये अपना डेल्टा T हो गया। ओके, तो इन दोनों नियमों को मिलाया गया, ये लो है लो, तो इनको एक नियतांक आएगा, नियतांक आया एस एम डेल्टा T या Q इक्वल टू एम एस डेल्टा T, Q इक्वल टू एम एस डेल्टा T। दिस S is called specific heat या फिर विशिष्ट ऊष्मा। विशिष्ट ऊष्मा, अब इसकी डेफिनेशन कैसे बनाएं भाई? इसकी डेफिनेशन बनाने के लिए क्या करते हैं, नीचे की चीज़ों को 1 कर देते हैं। तो नीचे की चीज़ों को 1 कर देंगे अगर, तो ये 1 ग्राम मान लो, ये 1 डिग्री सेल्सियस मान लो, तो ये कैलोरी में ले लिया। तो इनके स्पेसिफिक हीट बराबर क्या आ गया, Q S इक्वल टू Q वैन M इक्वल टू 1 ग्राम और डेल्टा T इक्वल टू 1 डिग्री सेल्सियस। तो क्या डेफिनेशन बन गई, 1 ग्राम वस्तु का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा को ही उस वस्तु की विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। ये विशिष्ट ऊष्मा हर पदार्थ की अलग अलग होती है, पदार्थ का गुण होता है ये। क्यों? क्योंकि हर एक पदार्थ के 1 ग्राम को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए अलग अलग ऊष्मा की जरूरत पड़ती है। वो डिपेंड करता है उसकी अंदर की इंटरनल स्ट्रक्चर कैसी है, आंतरिक जो संरचना है उसकी किस तरह से है, कितने स्ट्रांगली उसके अंदर के बॉन्ड जुड़े हुए हैं, कितने स्ट्रांगली उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर में कोवेलेंट बॉन्ड बने हुए हैं। तो
तो उसी के अकॉर्डिंग उस ऊर्जा को 1 ग्राम का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए उसको अलग अलग ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। तो इनकी किसकी प्रॉपर्टी है? ये पदार्थ का गुण है। हसरतें दिल में दबाने से क्या होगा, सिर्फ एक बार होठ हिलाकर तो देखो, और सिमट आएगा आसमां आगोश में तुम्हारे, चाहत की बाहें फैलाकर तो देखो, और निगाहों से निगाहें मिलाकर तो देखो, नए लोगों से रिश्ता बनाकर तो देखो। हालांकि प्यारे बच्चों, अब हम आप नए नहीं हैं, बहुत दिनों से आपका हमारा कांटेक्ट हो चुका है। मेरा आपसे यही कहना है कि प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और जो हमारा बेल आइकन है प्यारे बच्चों उसको हिट करें, क्योंकि कहीं ना कहीं जो रिक्वेस्ट आप लोगों के हमें मिलती हैं कमेंट्स के माध्यम से, उसमें हम ये चाहते हैं कि जो भी आपकी रिक्वेस्ट आ रही है उनको अपडेट करें। जो टॉपिक आपके छूट गए हैं वो टॉपिक आपको कहीं ना कहीं जरूर दें। तो वो टॉपिक आपको प्रोवाइड करने के लिए आपको इन्फॉर्मेशन कैसे कहीं ना कहीं मिले, तो आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, जस्ट टू सब्सक्राइब द चैनल। ओके, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें। थैंक यू। पदार्थ का गुण है भाई। मान लो आपने पानी गर्म करा, तो पानी गर्म कर दिया, तो पानी को गर्म करने के लिए जो जितनी ऊष्मा चाहिए वो निकाल ली। लेकिन पानी की जगह आपने कोई ऑयल ले लिया, ऑयल के 1 ग्राम का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा, देखा कि अलग आई। आपने एल्यूमिनियम का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया, 1 ग्राम का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया तो अलग आई। तो ये हर पदार्थ की अलग अलग आई, वो उसकी संरचना पर डिपेंड करता है। तो ये अगर हम बात करते हैं कि भाई ये स्पेसिफिक हीट ये होती है, तो इनकी स्पेसिफिक हीट की डेफिनेशन क्या बन गई? 1 ग्राम का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत काम आने वाली चीज है, इसलिए याद रखेंगे। 1 ग्राम का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा को विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। यानी कि 1 ग्राम का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए ऊष्मा कितनी? S। 1 ग्राम का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा चाहिए उसको S नाम दे देंगे अब, क्योंकि Q ही S के बराबर हो जाएगी। या आप सीधी सी भाषा में ऐसे भी समझ सकते हो कि आप इसी फॉर्मूले को इससे भी निकाल सकते हो, डेफिनेशन से भी। अगर आप डेफिनेशन रट लो तो बड़ा सिंपल सा है, 1 ग्राम का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा S। अगर मैं बोलूं m ग्राम का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए तो ms, इतनी ऊष्मा चाहिए। अगर बोलूं m ग्राम का ताप डेल्टा t डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए कितनी ऊष्मा चाहिए? ms डेल्टा t। और यही क्या कहलाती है? कुल ऊष्मा। अरे वो इसी से तो निकाला था, ये उसी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग है। तो क्या कहलाती है? कुल ऊष्मा। तो कुल ऊष्मा की कैलकुलेशन आप इससे कर सकते हो, और ये तब लगाना है जब ताप में परिवर्तन होता है। जब ताप में परिवर्तन होगा तब ऊष्मा की कैलकुलेशन हमें Q बराबर ms डेल्टा t वाले फॉर्मूले से कैलकुलेट करनी है। बिल्कुल रट लें, इस चीज को याद रखेंगे। इसकी यूनिट आप कैलोरी भी ले सकते हो और जूल भी ले सकते हो, कन्वर्जन आपको आता ही है, तो उसी के अकॉर्डिंग आप इसकी यूनिट को लिख सकते हैं। कैलकुलेशन तो हम करेंगे, लेकिन थोड़ा सा अभी विशिष्ट ऊष्मा के बारे में थोड़ी और बातें जानेंगे। विशिष्ट ऊष्मा के बारे में थोड़ी और बातें जानने के लिए, जैसे हमें कि भाई किस किस चीज़ों पर ये डिपेंड करती है और उनकी बात करते हैं। तो विशिष्ट ऊष्मा आपको बेसिकली विशिष्ट ऊष्मा ये बताती है कि किसी चीज के 1 ग्राम का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में कितना आसान है, कितना मुश्किल है। जितनी ज्यादा विशिष्ट ऊष्मा होगी मतलब उसका 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए उतनी ज्यादा ऊष्मा चाहिए। कोई चीज जल्दी ठंडी हो जाती है, कोई चीज जल्दी गर्म हो जाती है। यानी कि उसके 1 ग्राम का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए, मान लो कोई चीज जल्दी, आप किसी चीज का टेम्परेचर आपने 1 ग्राम लिया, 2 अलग अलग चीजें ली 1-1 ग्राम की, तो एक जल्दी ठंडी और एक जल्दी, एक का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस जल्दी आ गया, एक का एक थोड़े से टाइम लगा। कारण क्या है? विशिष्ट ऊष्मा। यानी किसी चीज का विशिष्ट ऊष्मा जितनी ज्यादा होगी मतलब उसका 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना उतना ही मुश्किल काम है। या किसी चीज की विशिष्ट ऊष्मा जितनी ज्यादा होगी उसका 1 डिग्री सेल्सियस कम करना, घटाना, 1 डिग्री सेल्सियस घटाने में उसमें से निकालनी गई ऊष्मा उतनी ही मुश्किल काम होगा उसके लिए। जितनी विशिष्ट ऊष्मा कम मतलब उतनी जल्दी ठंडा गर्म हो जाएगा। खैर, अब बात करते हैं कि इस विशिष्ट ऊष्मा कुछ चीज़ों की हमें याद भी रखनी है, हमें दी भी रहेगी। तो अगर हम बात करें वाटर की विशिष्ट ऊष्मा की, तो वाटर की विशिष्ट ऊष्मा S ऑफ वाटर, पानी की विशिष्ट ऊष्मा होती है 1 ग्राम पर 1 कैलोरी पर ग्राम
डिग्री सेल्सियस। तो यूनिट आपने देख ली, एस बराबर क्या आया था, क्यू अपॉन एम इंटू डेल्टा टी, दैट इज कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। और ये वाटर के लिए होती है, और ये किस पर होती है, वाटर की भी 4 डिग्री सेल्सियस पर होती है। जनरली हम इतनी मानते हैं, थोड़ा बहुत टेम्परेचर चेंज हो भी आता है तो भी इसमें 1 में कोई ज़्यादा अंतर नहीं आता। 1.000 या 0.9999 होती है थोड़ा सा अलग अलग टेम्परेचर पर, तो हम उसको 1 ही मानते हैं सभी टेम्परेचर पर। लेकिन स्टैंडर्ड जो प्रैक्टिकली जो हमने इसको निकाला है वो 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस 4 डिग्री सेल्सियस पर आती है। तो वाटर कितनी होगी याद रखेंगे। अच्छा, अगर इसको जूल में कन्वर्ट करें तो कैलोरी को 4.2 लिख लेंगे, 4.2 जूल, और ग्राम को 10 की पावर -3 किलोग्राम डिग्री सेल्सियस। ये ऊपर जाएगा तो 4200 दैट इज जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस। अगर जूल में लिखनी है तो ये लिखेंगे, कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस में लिखनी तो 1 लिख लेंगे। ऐसी आपको अगर बात करते हैं स्पेसिफिकेट ऑफ आइस, आइस की स्पेसिफिकेट होती है 0.5 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, और ये आपकी 2100 जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस। अगर हमें जरूरत पड़ेगी एक भाप की जरूरत पड़ेगी, दैट इज स्टीम। स्टीम की स्पेसिफिकेट होती है 0.47 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, जिसे अप्रोक्सीमेटली हम 0.5 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस यूज करेंगे। आप ये समझ लो कि ज़्यादातर इसकी वैल्यू जो होती है वो 1 से कम ही होती है ज़्यादातर, हालांकि हाईएस्ट होती है हाइड्रोजन के लिए होती है, लेकिन अपने काम आने वाली स्पेसिफिक हीट 1 से कम वाली आएंगी कैलोरी पर वाली में, और अपने काम की चीज़ें ज़्यादातर होगी, और ये आपको दी रहती है, या तो निकलवाएगा दी रहेगी। मैक्सिमम जब भी हम पानी की, बर्फ़ की और भाप की बात करेंगे तो हम ये मान करके चलेंगे कि हमें इनकी वैल्यूज़ पता है, ठीक है, हमें इनकी वैल्यूज़ पता है। यानी कि 1 ग्राम पानी लोगे अगर, तो उसके 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है तो आपको 1 कैलोरी उसमें देनी पड़ेगी। ऐसे ही अगर आपको बर्फ है, बर्फ के 1 ग्राम का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए केवल 0.5 कैलोरी ऊष्मा की जरूरत पड़ेगी। ये आपको इसका मतलब है। विशिष्ट ऊष्मा का सीधा सीधा मतलब समझ में आ गया कि विशिष्ट ऊष्मा का मतलब है कि जितनी ज्यादा विशिष्ट ऊष्मा का मतलब उतना ज्यादा उसका एक टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना, जितनी विशिष्ट ऊष्मा कम उतना आसानी से उसका एक टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस को आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, एक तो ये विशिष्ट ऊष्मा आ गई ये वाली। दूसरी चीज होती है अपने पास मोलर विशिष्ट ऊष्मा। मोलर विशिष्ट ऊष्मा ये भी समझ लेते हैं, कहीं कहीं इसकी भी जरूरत पड़ेगी, हालांकि इसको हम थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे डिटेल में, लेकिन थोड़ा सा बता देता हूँ। मोलर विशिष्ट ऊष्मा का मतलब क्या है, जैसे मान लो नाइट्रोजन से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 20, जैसे हमने क्या डेफिनेशन दी, 1 ग्राम का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा ही विशिष्ट ऊष्मा है। 1 ग्राम का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा ही विशिष्ट ऊष्मा है। तो 1 ग्राम की जगह 1 मोल कर दिया जाए कि 1 मोल का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा ही आपकी क्या कहलाएगी, विशिष्ट ऊष्मा कहलाएगी, मोलर विशिष्ट ऊष्मा। तो जैसा मैं बात करता हूँ 1 ग्राम का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा, दैट इज एस। अच्छा, इस एस को बोल सकते हैं ग्राम स्पेसिफिक हीट, ग्राम विशिष्ट ऊष्मा। इसको क्या बोलेंगे, ग्राम विशिष्ट, क्योंकि ग्राम के हिसाब से चल रहे हैं। अगर मैं बोलूं कि भाई 1 ग्राम की जगह मैं 28 ग्राम ले लूं, 28 ग्राम का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए, तो क्या करेंगे, 28 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 28 से मल्टीप्लाई। और 28 ग्राम क्या है इसका, 28 ग्राम का मतलब 1 मोल हो गया। नाइट्रोजन की अगर बात करें तो नाइट्रोजन का तो 1 मोल हुआ ना, तो मैं कह सकता हूं कि इस बात को, इस स्टेटमेंट को ये लिखा जा सकता है कि भाई 1 मोल 1 ग्राम नाइट्रोजन का ताप, 28 ग्राम नाइट्रोजन का मतलब 1 मोल नाइट्रोजन का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए कितनी, 28 m। यानी कि मोलिकुलर मास, जो मोलिकुलर मास दिया हुआ था मुझे 28, उससे मल्टीप्लाई कर दो ग्राम स्पेसिफिक हीट को, ग्राम विशिष्ट ऊष्मा को, तो आप कह सकते हैं कि मोलर स्पेसिफिक हीट, मोलर विशिष्ट ऊष्मा, मोलर विशिष्ट ऊष्मा किसके बराबर आएगी, मोलिकुलर मास इंटू एस, यानी कि ग्राम विशिष्ट ऊष्मा में मोलिकुलर मास से मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास जो है इसकी विशिष्ट ऊष्मा
मोलर विशिष्ट ऊष्मा की फॉर्म में आ जाएगी। और मोलर विशिष्ट ऊष्मा के लिए से कुछ नहीं करना, मोलर मास से मल्टीप्लाई करना है ग्राम। इसको आप सी से भी डिनोट कर सकते हैं, सी से लिख सकते हो, सी मोलर लिख दो चाहे, है ना। तो इस तरीके से आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो अब इसको थोड़ा सा और लेके चलते हैं, ये तो आपको याद रखनी है सब। तो अगर बात करते हैं विशिष्ट ऊष्मा किसकी प्रॉपर्टी है, तो एस के गुण, यानी कि एस के, थोड़ी सी बातें कर लेते हैं यहीं पर जब हम इतनी बात कर रहे हैं, तो इसकी विशिष्ट ऊष्मा के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। एक तो ये क्या है कि पदार्थ का गुण है, पदार्थ का गुण है। पदार्थ बदलेगा तो विशिष्ट ऊष्मा बदल जाएगी, पदार्थ बदलेगा तो विशिष्ट ऊष्मा बदल जाएगी, लेकिन ये प्रक्रम पर भी डिपेंड करता है, प्रक्रम पर भी निर्भर करता है। ये प्रक्रम क्या होता है ये बहुत अच्छे से आपको समझाया जाएगा, कहाँ पर, थर्मोडायनेमिक्स में। लेकिन अभी फिलहाल इसको सिर्फ इतना याद रखें कि जैसे मान लीजिएगा S बराबर क्या है, Q/m इंटू डेल्टा टी है। अगर मैं बोलूँ कि डेल्टा टी ताप में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, तो S कितना आ जाएगा, इन्फिनिटी। तो ताप में परिवर्तन नहीं हो रहा, उसको बोलते हैं समतापीय प्रक्रम, समतापीय प्रक्रम, आइसोथर्मल प्रोसेस, यानी कि प्रोसेस डिपेंडेंट, प्रक्रम पर भी डिपेंड करने की डिपेंड करती है, तो इसकी विशिष्ट ऊष्मा इनफाइनाइट होगी। वही पदार्थ के लिए अगर हम बात करें Q बराबर m डेल्टा टी, मान लो ऊष्मा का स्थानांतरण हुई ना, ऊष्मा का प्रवाह हुई ना, जैसे थर्मोफ्लास्क है, ऊष्मा का प्रवाहित ना हो, तो उस केस में अगर Q को 0 कर दे तो S क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो इसको बोलते हैं आप रुद्रोष प्रक्रम, रुद्रोष प्रक्रम में, यानी कि एडियाबैटिक। इसकी ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सब आपको डिटेल में समझाया जाएंगे क्या होता है। मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं कि भाई एक पदार्थ पे तो डिपेंड करती है, लेकिन एक ही पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा भी अलग अलग होती है, हो सकती है अगर प्रक्रम बदल दिया जाए। एक ही पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा भी अलग अलग हो सकती है अगर प्रक्रम को बदल दिया जाए। तो जैसे आपके पास यहाँ पे इसकी विशिष्ट ऊष्मा 0 हो सकती है, इन्फिनिटी, यानी कि कुछ भी हो सकती है इसकी वैल्यू, और एक फिक्स ताप पर और एक फिक्स उस पर कोई ना कोई वैल्यू आएगी। अच्छा, तो ये इसलिए आपको याद रखना है कि किस पर डिपेंड कर रही है, प्रक्रम पर निर्भर करती है, पदार्थ का गुण होती है, और अगर ताप में कोई परिवर्तन नहीं होती, इन्फिनिटी भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है कि पदार्थ के लिए, इस तरीके से इस पर ये डिपेंडेंसी होती है। क्लियर? अच्छा जी, अब इसकी बात करते हैं, चलो इसकी यूनिट और डायमेंशन की बात कर लेते हैं थोड़ी सी, इसकी यूनिट और वीमा की बात करते हैं। हाँ जी, चलो जी, अगर बात कर रहे हैं हम वीमा की, स्पेसिफिक हीट Q/m डेल्टा टी, तो इसकी डायमेंशन लिखनी, Q क्या एक तरह से, अब तो Q का मतलब क्या हुआ, एनर्जी हो गई, ऊर्जा। तो ऊर्जा की डेफिनेशन, ऊर्जा की डायमेंशन mL2 T-2 लगा देंगे, इसकी m लगा देंगे, और इसकी ये थीटा टाइप का एक आप सिंबल लगाएंगे ग्रीक लेटर, तो इससे कट जाएगा, तो आ जाएगी L2 T-2 थीटा -1। तो ये आपकी इसकी आ गई डायमेंशन। क्लियर? L2 T-2। लेकिन अगर मोलर की बात करें, मोलर के केस में क्या आएगी, m इंटू एस, ये ग्राम स्पेसिफिक हीट है, ग्राम विशिष्ट ऊष्मा है। ग्राम विशिष्ट ऊष्मा की बात अगर कर रहे हैं तो ग्राम विशिष्ट ऊष्मा में अब मोलिकुलर मास जो होता था उसकी यूनिट क्या होती थी, इसकी यूनिट होती थी ग्राम पर मोल, इसकी यूनिट होती थी ग्राम पर मोल। तो यानी कि यहाँ पे ग्राम पर मोल से और मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ग्राम की यूनिट क्या हो जाएगी, m, और बाकी सेम L2 T-2 थीटा -1, और पर मोल का मतलब क्या हुआ, मोल -1। तो ये डायमेंशन कहलाएगी सी मोलर। मोलर का मतलब उसकी मोलर विशिष्ट ऊष्मा, मोलर विशिष्ट ऊष्मा को निकालना है तो ग्राम विशिष्ट ऊष्मा में सीधे सीधे इससे और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, विशिष्ट ऊष्मा। क्या समझ में आए दोनों में अंतर, ग्राम विशिष्ट ऊष्मा में मोलर विशिष्ट ऊष्मा की विमाओं में इतना अंतर याद रखना है।
प्यारे बच्चों, आपको वीडियो अगर पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ उन ज़रूरतमंद बच्चों को इसके बारे में ज़रूर इन्फॉर्मेशन दें जिनको इसकी कहीं ना कहीं आवश्यकता है। मैं जानता हूँ आपका दिल बहुत अच्छा है, आप भी दूसरों के बारे में शायद उतना ही सोचते हैं जितना ये मोशन की टीम सोच रही होगी। तो प्यारे बच्चों, इसलिए इन लेक्चर्स के जो भी लिंक्स हैं वो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। विश्वास कीजिए, जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे उतना ज़्यादा आप लोगों का प्यार, स्नेह, लाइक और कमेंट्स के माध्यम से हमें प्राप्त होगा, जिससे मोशन की टीम मोटिवेटेड होगी और हम लोग दिन रात बहुत ऊर्जा के साथ प्यारे बच्चों आपके साथ काम करेंगे। और दूसरी चीज़ मैंने आपको एक छोटी सी चीज़ ताप मापी में बताई थी कि भाई ताप मापी में डेल्टा सी, डेल्टा टी, आपका में डेल्टा टी में डेल्टा सी हो, या फिर मतलब डिग्री सेल्सियस में भी डेल्टा सी हो, या डिग्री केल्विन में डेल्टा के हो, सॉरी केल्विन में हो, तो दोनों क्या होते हैं? सेम होते हैं। इसलिए कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस कहें, क्योंकि यहाँ पर क्या है, डेल्टा टी आता था ना, उसकी तो यूनिट थी, या कैलोरी पर ग्राम डिग्री केल्विन कहें, तो दोनों क्या है, सेम बात है, क्योंकि चेंज होने में कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर डिग्री फ़ारेनहाइट कर दूं, डिग्री रूमर कर दूं, डिग्री आपका रैंकाइन कर दूं, तब ये सब वैल्यूज अलग अलग आ जाएंगी। ठीक है, यानी कि एस इन डिग्री सेल्सियस और एस इन केल्विन दोनों हमेशा क्या आएंगी, सेम। बट एस इन डिग्री फ़ारेनहाइट, एस इन रैंकिन एंड एस इन रैंकिन एंड रूमर और एस इन डिग्री सेल्सियस, और ये आपस में इक्वल हो ये जरूरी नहीं है, और कोई ज़्यादा कम होंगी वो निकाल सकते हैं कि कौन ज़्यादा कौन कम है। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें, क्योंकि उसमें डेल्टा सी, डेल्टा एफ, डेल्टा आर ए की वैल्यू इक्वल कभी नहीं आती। तो कोई ज़्यादा है कोई कम है, कौन ज़्यादा कम है वो निकाल सकते हैं। क्योंकि चेंज की बात करें, जो दो टेम्परेचर का चेंज आता है वो केल्विन में और डिग्री सेल्सियस में कभी नहीं बदलता, चेंज वो सेम रहता है, बट इनमें चेंज की वैल्यू अलग अलग आएगी। इसका मतलब आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना कि स्पेसिफिक या कोई भी यूनिट हो जहाँ पर भी टेम्परेचर में चेंज आ रहा हो, किसी भी यूनिट में आए हीट में, तो वहाँ पर आपको डिग्री सेल्सियस और केल्विन के चेंज में तो कोई दिक्कत आएगी नहीं, डायरेक्ट सब्ट्रैक्शन में, डायरेक्ट घटाने में। लेकिन अगर और कोई यूनिट हो तो आपको ध्यान रखना है। हालांकि बहुत ज़्यादा यूज इसमें आता नहीं है, ज़्यादातर डिग्री सेल्सियस और केल्विन में चलता है, तो वो हम समझ लेते हैं उस चीज़ को। क्लियर? तो यहाँ तक हमने ये देखा है कि भाई अगर हमारे पास किसी वस्तु का ताप में परिवर्तन हो रहा है तो उसमें ऊष्मा का फॉर्मूला ms डेल्टा टी होता है। अब इस ऊष्मा की कैलकुलेशन की कैसे जाए, इसको कैलकुलेशन करने के लिए हमें किस तरीके से सॉल्व करना है वो समझते हैं। फॉर्मूले को किस तरीके से अप्लाई करना है इस चीज़ को ध्यान से देखेंगे। चलो जी, एक चीज और हम पढ़ते हैं अब, गुप्त ऊष्मा। गुप्त ऊष्मा, बस ये डेफिनेशन और अच्छे से पढ़ ले, एक दो और आएंगे छोटे छोटे से, उसका हम न्यूमेरिकल पर आ जाएंगे, बहुत ध्यान से समझेंगे गुप्त ऊष्मा का मतलब क्या है। गुप्त ऊष्मा जैसे उसमें अभी हमने जो ऊष्मा दी थी Q बराबर ms डेल्टा टी, उसमें ताप में परिवर्तन हो रहा था, तो वो ऊष्मा जा कहाँ रही थी? ताप में परिवर्तन होने का मतलब कौन सी ऊर्जा में परिवर्तन हो रहा? क्या उसकी आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन हो रहा? यस, उसकी आंतरिक ऊर्जा में काइनेटिक एनर्जी बदल रही, तो उसकी आंतरिक ऊर्जा में काइनेटिक एनर्जी की वजह से परिवर्तन हो रहा है, बट उसकी पोटेंशियल एनर्जी में कोई चेंज नहीं हो रहा था, क्योंकि ताप में परिवर्तन हो रहा बट अवस्था में परिवर्तन नहीं हो रहा है। जब अवस्था में परिवर्तन नहीं हो रहा, ताप में परिवर्तन हो रहा है, तो उस केस में तो वहां पर उसकी गतिज ऊर्जा में चेंज हो रहा था। लेकिन अगर अवस्था में परिवर्तन हो लेकिन ताप में परिवर्तन ना हो, अगर ताप में परिवर्तन नहीं होगा, केवल अवस्था में परिवर्तन होगा, तो उसके केस में हमें वो ऊष्मा कहीं ना कहीं तो जाएगी, तो हम उसको बोलेंगे कि ये हमारे पास गुप्त ऊष्मा में जा रही है। तो क्या बोला गया कि मान लो जैसे हम बोलते हैं कि भाई हमारे पास ये आइस है, 0 डिग्री सेल्सियस का आइस है, अगर 0 डिग्री सेल्सियस का आइस को हमने हीट दी और ये पहले किस में कन्वर्ट होगा, 0 डिग्री सेल्सियस के वाटर में, तो टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आया, नो चेंज इन टेम्परेचर। ताप में कोई परिवर्तन नहीं है। जब ताप में परिवर्तन नहीं हुआ तो Q बराबर ms डेल्टा से काम नहीं चलेगा। जब ताप में परिवर्तन नहीं हुआ तो फिर इसका मतलब ये ऊर्जा गई कहाँ? जितना भी द्रव्यमान था उसको दी गई ऊष्मा, तो ऊष्मा जितनी भी ज्यादा द्रव्यमान होगा उसके प्रोपोर्शनल होगी। इसका मतलब जो ऊष्मा होगी दिस इज प्रोपोर्शनल टू m। तो यहाँ से एक कांस्टेंट आता है, दैट इज, इस L को ही बोलते हैं गुप्त ऊष्मा, दैट इज कैलोरी पर ग्राम या फिर जूल पर केजी आप यूज कर सकते हैं। तो ये कहलाती है आपकी
गुप्त उष्मा, और उसकी डेफिनेशन क्या बन जाएगी, L बराबर Q अगर M बराबर 1 हो जाए। यानी कि 1 ग्राम का ताप, सॉरी 1 ग्राम वस्तु की अवस्था परिवर्तन, क्योंकि ताप तो बदल ही नहीं रहे, अवस्था परिवर्तन 1 ग्राम वस्तु की अवस्था परिवर्तन करने के लिए, अवस्था परिवर्तन करने के लिए आवश्यक उष्मा को ही, आवश्यक उष्मा को ही उसकी आवश्यक उष्मा को ही वस्तु की गुप्त उष्मा कहते हैं। गुप्त उष्मा कहते हैं। 1 ग्राम ताप, 1 ग्राम वस्तु की अवस्था परिवर्तन करने के लिए आवश्यक उष्मा को ही उस वस्तु गुप्त उष्मा कहते हैं, जिसे L से डिनोट करते हैं। इससे लेटेंट हीट भी बोलते हैं, लेटेंट हीट। अब अवस्था परिवर्तन जैसे बर्फ से पानी में कन्वर्ट हो रही, बर्फ से पानी में कन्वर्ट हो रही, तो उसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अगर आइस की बात करें तो आइस के लिए ये होती है 80 कैलोरी पर ग्राम डिग्री पर ग्राम, यानी कि 1 ग्राम बर्फ को अगर हमें पूरी तरीके से पिघालना है, 0 डिग्री सेल्सियस का बर्फ अगर हमें 1 ग्राम पिघालना है तो हमें 80 कैलोरी उष्मा की जरूरत पड़ेगी। अगर ये तो होगी लेटेंट हीट या फिर गुप्त उष्मा किसकी, बर्फ की। लेकिन अगर हमें बात करनी है तो जब ये 0 डिग्री सेल्सियस से किस में कन्वर्ट होगा, पानी से 100 डिग्री सेल्सियस के वाटर में भी जाएगा, तो यहां पर तो हीट जो ली जाएगी वो ml के हिसाब से ली जाएगी। लेकिन यहां पर टेम्परेचर में परिवर्तन हुआ, लेकिन अवस्था वही रही, अवस्था वही रही। जब अवस्था वही रही तो यहां पर कौन से फॉर्मूले से लेगा उष्मा की बात, ms डेल्टा टी से। लेकिन अगर यही वापस फिर 100 डिग्री सेल्सियस की भाप में कन्वर्ट हो तो क्या ताप में परिवर्तन हुआ, नहीं। इसका मतलब फिर से उष्मा गई कहाँ, जब ताप में परिवर्तन नहीं आया। अरे जब ताप में परिवर्तन नहीं आया तो उष्मा कहीं तो गई, इसका मतलब ये हुआ ये भी यहाँ पर ml गई, लेकिन यहाँ पर ये भाप में बदल गई वेपोराइजेशन में। दैट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, यानी कि भाप की गुप्त उष्मा, वाष्पन की गुप्त उष्मा। वाष्पन की गुप्त उष्मा की बात अगर करें तो इसकी वैल्यू होती है 540 अप्रॉक्स 540 कैलोरी पर ग्राम। तो ये आ गई आपकी भाप की गुप्त उष्मा। ये आपको याद भी रखनी है कि भाई बर्फ कितनी होती है, बाकी सबकी दी रहती है, सबकी अलग अलग होगी, ठीक है। तो अगर एक छोटा सा एग्जाम्पल से, अब हमें इसमें इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी कोई कैलकुलेशन करनी है तो हमें देखना है कि ताप में परिवर्तन हो रहा है या नहीं। अगर ताप में परिवर्तन हो रहा है तो ms डेल्टा टी से ऊर्जा की कैलकुलेशन करनी है। अवस्था में परिवर्तन हो रहा है तो Q बराबर ml से कैलकुलेशन करनी है। उसी के हिसाब से हमें उसकी कैलकुलेशन को सोल्व करके कुल उष्मा की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब अगर मान लो मैं बोलूं कि भाई आपके पास -20 डिग्री का आइस है, बर्फ है, जिसका मान लो 10 ग्राम का ये बर्फ है। अब ये बर्फ को मैंने गर्म करना शुरू किया। क्वेश्चन बना देते हैं इसका। क्वेश्चन क्या होगा कि -20 डिग्री के 10 ग्राम बर्फ को 120 डिग्री के भाप में, 120 डिग्री की भाप में बदलने के लिए आवश्यक उष्मा की गणना करो। आवश्यक उष्मा की गणना करो। अब ये उष्मा की गणना करनी, चलो जी बिल्कुल सिंपल। अब इसमें क्या करते हैं ये देखना है कि कहाँ पे ताप बदल रहा है, कहाँ पे अवस्था बदल रही है। उसी के हिसाब से हम इसमें इस फॉर्मूले को लगा करके इसकी कैलकुलेशन करेंगे। तो सवाल समझ में आ गया होगा। सवाल का मतलब है कि आपको कितनी उष्मा आएगी अगर -20 की बात करें, -20 डिग्री सेल्सियस का 10 ग्राम आइस। तो सबसे पहले क्या होगा, क्या सबसे पहले ये -20 का आइस 0 डिग्री के आइस में कन्वर्ट होगा? यस। तो क्या ताप में परिवर्तन हुआ? यस। ताप में परिवर्तन हुआ तो ये उष्मा लेगा Q बराबर ms डेल्टा टी से, और m हुआ 10 ग्राम। s की वैल्यू जो होती है आइस के लिए 0.5, और टेम्परेचर डेल्टा टी कितना, डेल्टा टी कितना आया 0 माइनस डेल्टा टी आएगा इसका 0 माइनस ऑफ -20 दैट इज 20। तो यहाँ 20 लिख देंगे।
तो ये कितना आ गया 100 कैलोरी। 100 कैलोरी ऊष्मा से ये 0 डिग्री के आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब 0 डिग्री के आइस से जब हमने इसमें और ऊष्मा दी तो 0 डिग्री का आइस से 0 डिग्री के वाटर पानी में कन्वर्ट होगा। क्या ताप में परिवर्तन हुआ? नहीं। इसका मतलब ऊष्मा कहाँ गई? गुप्त हो गई। गुप्त हो गई तो किससे निकालेंगे? गुप्त ऊष्मा के फॉर्मूले से, यानी Q बराबर ml का फॉर्मूला लगाएंगे। और आइस कन्वर्ट हो रहा तो 10 ग्राम आइस था, लेटेंट हीट 80 थी, गुप्त ऊष्मा 80 थी, तो यानी कि इसने यहाँ पर 80 कैलोरी ऊष्मा ले ली, जिससे कि पूरी तरह से ये पानी में पिघल चुका है। अब पानी में पिघलने के बाद फिर और ऊष्मा दी। ऊष्मा देंगे, जब पानी को गर्म करते जाएंगे, गर्म करते करते 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलने लगेगा। जब 100 डिग्री सेल्सियस पर उबले लेगा तो 100 डिग्री सेल्सियस का वाटर हमारे पास आ जाएगा, पानी आ जाएगा। क्या यहाँ ताप में परिवर्तन हुआ? यस, ताप में परिवर्तन हुआ तो किसका मतलब ms डेल्टा टी के हिसाब से फॉर्मूला लगाएंगे और Q की वैल्यू आ जाएगी 10 गुना 1 गुना, क्योंकि पानी की विशिष्ट ऊष्मा 1 होती है, ताप में परिवर्तन 100 माइनस 0, तो ये 100 आ गया, यानी कि 1000 कैलोरी ऊष्मा आ गई। लेकिन हमें कहाँ तक पहुँचाना? हमें पहुँचाना है 120 डिग्री सेल्सियस की भाप तक। तो अभी तो हम पानी तक ही पहुँचे 100 डिग्री सेल्सियस के, और गर्म करा, और गर्म कर देने पर ये आपके पास 100 डिग्री सेल्सियस की भाप में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पर 100 से 100 में रहा, ताप सेम रहा। तापमान सेम रहने का मतलब इसमें जो ऊष्मा ली गई वो गुप्त ऊष्मा होगी, दैट इज ml, और 10, लेकिन यहाँ पर जो भाप की गुप्त ऊष्मा वो यूज करनी है, और वो है आपकी कितनी? 540, यानी कि 5400 कैलोरी ऊष्मा इसने भाप में बदलने में ले ली। लेकिन हमें ले जाना है 120 डिग्री सेल्सियस तक, तो जब इसी को और गर्म करेंगे भाप को, तो ये 120 डिग्री सेल्सियस की भाप में कन्वर्ट हो जाएगा। और 120 डिग्री सेल्सियस से तो ताप में परिवर्तन हुआ, तो कौन सा फॉर्मूला लगाना? ms डेल्टा टी लगाना है। तो m 10 हो गया, s की वैल्यू होती है इसके लिए 0.5, वैसे 0.47 होती है, बट अप्रोक्सीमेटली 0.5 ले लिया। और डेल्टा टी 120 माइनस 100, डेल्टा टी कितना? 120 माइनस 100, दैट इज 20। तो ये कितना आ गया अपने पास? 1000 कैलोरी। तो कुल कितनी ऊष्मा की जरूरत पड़ी? तो कुल ऊष्मा की जरूरत पड़ी अपने पास, देखो भाई 100 कैलोरी तो यहां पर आ गई, 100 प्लस 800 प्लस 1000 प्लस 5400 प्लस 1000 कैलोरी। तो कितना आ गया टोटल? 5400 और 1000, 6400, 7400, 7400 में 8200 और 100, कितनी? 8300 कैलोरी। इतनी ऊष्मा कर दी जाएगी तो -20 डिग्री सेल्सियस का आइस 120 डिग्री सेल्सियस की भाप में कन्वर्ट हो जाएगा। कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं, कोई गड़बड़ ना हो, ध्यान से देख लें। 100 कैलोरी 800 900 और 1000 1900 3900 और ये 5 और 3 8 80 9 4 93 बैठेगा 93। दोबारा देखो, 5 6 7 72, कहाँ पे हो गया? 100 कैलोरी, 800 कैलोरी, ठीक है, 1000 कैलोरी, 5400 कैलोरी और 1000 कैलोरी। तो 1000 2000 2 और 5 7400 और 8200, ठीक है, 8300 कैलोरी। ओके, इस तरीके से हम किसी भी ऊष्मा की कैलकुलेशन कर सकते हैं। बस ध्यान क्या रखना, ताप में परिवर्तन तो ms डेल्टा टी से निकालेंगे वैल्यू, और ताप में परिवर्तन नहीं तो किससे निकालेंगे? ml से, वो गुप्त ऊष्मा होगी जिसको हम ml के फॉर्मूले से निकालेंगे। ये दो फॉर्मूले से हम सारी कैलकुलेशन करेंगे, और भी बहुत डिटेल में इसके बीच कैलकुलेशन करने वाले हैं, उसको हम आगे देखते हैं। ओके, थैंक यू। प्यारे बच्चों, अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहे हैं और मैं आपसे कहता हूं कि आपको लग रहा है कि ये टॉपिक भी सर से ही पढ़ना है, और आप उसके लिए कोई आपकी क्यूरी है या कोई भी आपके किसी भी तरह का प्रॉब्लम है, तो आप इस टोल फ्री नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर है 18002121 799 18002121 1821 799 18002121 799।